हेलो गाइस, आज हम सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे थे, हमने कंप्लीट कर ली थी एनालिटिकल एनालिटिकल स्कूल एंड हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी सेगमेंट में सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। एंड जैसा कि हमने पहली दो स्कूल्स में किया था कि इनके जो इम्पोर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तीन इम्पोर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं: रुडोल्फ वॉन येरिंग, यूजीन एयरलिख एंड रोस्को पाउंड साहब। तो इन सब के बारे में वन बाय वन बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एनालिटिकल स्कूल थी, उसमें बात हुई थी कि लॉ को एज इट इज पढ़ाई करना है जैसे कि वो है, सही या गलत इस पे डिस्कशन नहीं करना है। सेकंड, अपन ने बात की हिस्टोरिकल स्कूल। इसमें बात हुई थी कि लॉ का एक्चुअल में ओरिजिन कैसे हुआ। अब आज बात करने वाले हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो इसमें सोशियोलॉजिकल में लॉ को बात होगी, लॉ को कनेक्ट किया जाएगा सोसाइटी से, और उसी के अराउंड बातें होंगी सारी। तो वन बाय वन देखते हैं इसको। इसकी ओरिजिन, जैसा कि लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, कि कोई भी एक स्कूल है वो दूसरी स्कूल काउंटर करने के लिए आती है। तो ये भी अगेंस्ट एनालिटिकल पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट रिएक्शन थी, एज ए रिएक्शन 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी में आई थी। इन्होंने बात की कि लॉ रियल लाइफ में कैसे फंक्शन करता है, सोसाइटी में कैसे फंक्शन करता है। बेसिक आइडिया जो इसका था स्कूल का: लॉ शुड सर्व सोशल नीड्स एंड सोशल वेलफेयर। लॉ का क्या काम है? सोशल नीड्स, क्या जरूरत है सोसाइटी की, क्या जरूरत है, और एक सोशल वेलफेयर, मतलब समाज का कल्याण और समाज की जरूरतें पूरे करने के लिए कानून होना चाहिए। फोकस ऑन लॉ इन एक्शन नॉट इन बुक्स। बुक्स में क्या है क्या नहीं है उससे ये डील नहीं करता। लॉ इन एक्शन, व्यवहार में क्या है, बिहेवियर में क्या है, उस पे ये ज़्यादा फोकस करता है। तो इसमें कोर फिलोसफर्स एंड देयर थ्योरीज के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले रुडोल्फ वॉन येरिंग साहब की देखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि लॉ शुड क्रिएट टू सर्व सोशल पर्पस। इन्होंने सिंपल सी बात की है लॉ के बारे में कि लॉ का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और वो उसको सर्व करना चाहिए। लॉ विदाउट ऑब्जेक्टिव इज सेंसलेस। कि आपने कोई भी एक लॉ बना दिया, उसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो उसके तो कोई सेंस ही नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट बनाया या फिर पोक्सो एक्ट बनाया, तो इनका एक ऑब्जेक्टिव है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है इन एक्ट का। तो इन्होंने यही बात की है कि लॉ का क्रिएशन इसीलिए होना चाहिए कि वो सोशल पर्पस मीन्स कि सोसाइटी की जो नीड्स हैं उनको सर्व करे, उनको फुलफिल करे। कोर आइडिया है इनका लो एज ए मीन्स टू एन एंड। मतलब एक कोई एंड है, पर्टिकुलर एंड है। जैसे एग्जाम्पल की बात की कि चाइल्ड सेफ्टी है, ये एक एंड है। तो इसको अचीव करने के लिए ऐसा लो बनाना है जो इस चाइल्ड सेफ्टी को अचीव करने में मदद करे। तो इसका क्या हुआ, मतलब कि लो एक माध्यम होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। इन्होंने वही सेम बात की कि लो इज नॉट जस्ट रूल्स, रूल्स नहीं होते हैं लो, टूल टू अचीव सोशल गोल्स। राइट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट सोशल इंटरेस्ट। इन्होंने बात की कि जो भी राइट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं किसी लिए, कि सोशल इंटरेस्ट बना रहे। मतलब इसको एज ए एग्जाम्पल अगर देखें
तो मान के चलिए कि जैसे सबको राइट टू लाइफ है, तो वो क्यों है कि समाज का एक लार्जर इंटरेस्ट है। अगर सभी को राइट टू लाइफ है तो ये सभी, मतलब एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी को बिगर स्केल पे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वे में है, मतलब सबको राइट टू लाइफ होगा तो एज ए सोसाइटी वो ग्रो भी होगी। अब मतलब अगर स्पेशली अगर एक इंडिविजुअल को राइट टू लाइफ है तो सोसाइटी में हमेशा क्योस होगा, स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन होगी, और वेलफेयर की तो फिर बातें ही छोड़ करना बेकार है। तो इन्होंने कहा कि राइट्स आर अचीव्ड थ्रू स्ट्रगल इन सोसाइटी, जैसे सोसाइटी में स्ट्रगल हुआ, सबको समझ में आया है कि कुछ राइट्स सबके लिए होने चाहिए, तो फिर वो राइट्स बने। वो किससे आए? स्ट्रगल से आए। फिर समझ में आए कि जैसे एग्जांपल है एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, लाइफ, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी या एसेंशियल थिंग्स हैं फॉर लाइफ। तो इससे राइट्स क्रिएट हुए कि सबको पता चला कि ये राइट तो सबके पास ही होने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि स्ट्रगल होती है सोसाइटी में, उसी से राइट का ओरिजिन होता है। और लॉ क्या है? इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल कंट्रोल एंड वेलफेयर। घुमा फिरा के वही बात की है कि लॉ का एक ही पर्पस होना चाहिए, एक तो सोसाइटी में कंट्रोल हो, कि उससे क्योस ना हो, स्टेबिलिटी रहे, और सेकंड वन इज वेलफेयर। तो इसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। सेकंड जो जूरिस्ट हैं, यूजीन एरलिक, इन्होंने क्या कहा कि लिविंग लॉ की अवधारणा दी, मतलब कंसेप्ट दिया इन्होंने लिविंग लॉ। इन्होंने क्या कहा कि रियल लॉ एग्जिस्ट इन सोशल प्रैक्टिसेस नॉट इन स्टैट्यूट्स, कि रियल जो लॉ है वो बुक्स में नहीं मिलता या स्टैट्यूट्स में नहीं मिलता। रियल लॉ वो होता है जिसे लोग फॉलो करते हैं एक्चुअल में, सोशल जो प्रैक्टिसेस होती हैं। अभी कोई मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऐसा लॉ बना दे जिसको लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता। जैसे फार्म बिल्स थे, उसके अगेंस्ट एजिटेशंस हुए एंड गवर्नमेंट को उसको वापस लेना पड़े। तो कोर्ट्स एंड लेजिस्लेशन आर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ लॉ। इन्होंने कहा है कि कोर्ट जो हैं और लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज हैं, उन्हीं से सिर्फ कानून नहीं आता। लॉ डेवलप होता है डे टू डे लाइफ ऑफ पीपल, आम आदमी की आम जिंदगी से। मतलब लोग क्या चाहते हैं, जैसे 377 वाला जो केस था, LGBTQ कम्युनिटी का जो केस था, उसके बाद में ट्रिपल तलाक वाला जो बिल पास हुआ। तो ये चीजें क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि डे टू डे लाइफ में लोग क्या चाहते हैं, एक्चुअल में लोग वही होता है। तो लो इन्होंने कहा वोट पीपल एक्चुअली फॉलो इन सोसाइटी। तो ये हमेशा लो ये चीज शो करती है कि ये पर्टिकुलर सोसाइटी क्या फॉलो करती है। जैसे सोसाइटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है, और आज यहाँ पे 2026 में है। तो पहले सती प्रथा थी, सबको पता है, तो उस टाइम पे लोग इसको मानते थे, आज इसको क्रिमिनलाइज कर रखा है। तो लो भी उसी हिसाब से चलते हैं, पहले इसके अराउंड लो थे, आज इसके अराउंड लो हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, सोसाइटी की थिंकिंग में चेंज हो रहे हैं। तो इनका यही था कहना है कि वोट पीपल एक्चुअली फॉलो इज लो। लो सिर्फ किताबों में लिख दिया वो लो नहीं है, एक्चुअल में लोग क्या फॉलो करते हैं वो लो है।
और उसी को लॉ का शेप देना जरूरी इसलिए है क्योंकि उसी से फिर सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट एक्शन में आ सकता है। थर्ड वन जो इसमें जूरिस्ट की बात करने वाले हैं वो है रोस्को पाउंड। इन्होंने कंसेप्ट दिया सोशल इंजीनियरिंग का। इनका सिंपल सा एक मीनिंग था कि अलग अलग इंडिविजुअल, एक अलग अलग कम्युनिटी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी है, ये चाइल्ड, ये विमेन एंड ये ओल्ड एज, फॉर एग्जाम्पल। मतलब इंटरेस्ट होते हैं जो एक तो इंडिविजुअल के लेवल पे होते हैं, एक समाज के लेवल पे होते हैं, और एक पब्लिक। तीन तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। तो इनकी जो सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी थी वो टोटली इस चीज़ पे बेस्ड थी, जैसे एग्जांपल ये कि ये चार सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इनके अलग अलग इंटरेस्ट होंगे, सबकी अलग अलग नीड्स हैं। तो लॉ का एक ही काम है कि इन चारों के जो भी इंटरेस्ट है, और भी सेक्शन होंगे सोसाइटी के, तो इंटरेस्ट है उनको बैलेंस कर सके, एंड सबको ये लगे कि सबके साथ जस्टिस हुआ है। उससे क्या होगा, सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगी एंड सोसाइटी एज ए होल ग्रो करेगी। तो ये तीन थ्योरीज और तीन जूरिस्ट को हमने अभी पढ़ा। इसके साथ में इनकी क्रिटिसिज्म और कंटेम्परेरी रेलेवेंस की भी बात करते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने सिर्फ सोसाइटी पे ध्यान दिया है, लॉ को सोसाइटी से कनेक्ट करके बात की है। मोरलिटी, पॉलिटिक्स, इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और कैन लीड टू जुडिशियल ओवर एक्टिविज्म, इन्होंने ऐसा किया है कि सोसाइटी को देख के ही लॉ का फॉर्मेशन हो, जिससे क्या हो सकता है कि जुडिशरी का जो इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा हो सकता है। डिफ़िकल्ट टू मेजर सोशल वेलफेयर, अब इन्होंने तीनों जूरिस्ट ने बात की है सोशल वेलफेयर, बट इसको मेजर कैसे करना है। किसी के लिए डिफेंस, नेशनल डिफेंस पे काम करना सोशल मेजर हो सकता है, किसी के लिए एजुकेशन, किसी के लिए हॉस्पिटैलिटी, किसी के लिए ओल्ड एज होम। तो इसको मेजर कैसे करना है उसका इन्होंने एक भी मेजरमेंट का तरीका नहीं बताया। तो इसके ये कुछ क्रिटिसिज्म है। अगर कॉन्टेम्परेरी रेलेवेंस की बात करें तो ये एक आज जो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट है उसमें काफ़ी काम में आती है, और डीपीएसबी में भी जो आर्टिकल्स दे रखे हैं तो उनको समझने में भी काफ़ी मदद करती है। यूज्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी काफ़ी काम आती है क्योंकि ये सोसाइटी को सेंटर में रखती है और सोसाइटी से लॉ को रिलेट करती है। हेल्प कोर्ट्स कंसिडर सोशल रियलिटीज, वही बात है कि सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी किस ओर टिल्ट कर रही है, या सोसाइटी की क्या थिंकिंग चल रही है अभी, उसको समझने में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने बात की रुडोल्फ ये येरिंग, सेकंड वन इज यूजीन एलिक, एंड थर्ड वन इज रोस्को पाउंड। तो इन तीनों जूरिस्ट की बात की, तीनों ने इन्होंने बात की है सोशल इंजीनियरिंग की, कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके नीड्स में बैलेंस करना है जिससे क्योस ना हो। इन्होंने बात की है लिविंग लॉ की,
रुडोल्फ एरिंग साहब ने बात की है कि लॉ शुड सर्व एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसको सर्व करना चाहिए लॉ। तो आज हमने ये स्कूल कंप्लीट कर लिए, अपन ने 3 स्कूल कंप्लीट कर लिए, एनालिटिकल, पॉजिटिविज्म, देन अपन ने बात की थी हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, और आज हमने बात की है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो एग्जाम के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं, याद रखने के लिए, कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जूरिस्प्रूडेंस स्टडी ऑफ लॉ या साइंस ऑफ लॉ। साइंस ऑफ लॉ। अब साइंस क्या करती है? साइंस जवाब देती है कि क्या है, क्यों है एंड कैसे है। तो यहाँ सिर्फ बात होगी कि लॉ की सारे डायमेंशंस की क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है। तो ये सारी स्कूल्स इन्हीं सब का आंसर करती हैं। जैसे इन्होंने बात की कि लॉ को कैसे स्टडी करना है एज इट इज, बात की कि लॉ का ओरिजिन कैसे हुआ है। थर्ड वन ने बात की कि सोसाइटी के कंटेक्स्ट में लॉ की क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हैं। बाकी जो भी नेक्स्ट अपनी हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबल नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डील करने वाले हैं। बाकी रटना नहीं है, कोर थॉट को ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होने वाला है। तो वीडियोस को एक बार और देख सकते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।